नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम कॉलेजियम और भारत के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर विस्तार से एक सीरीज चलाएंगे। उसमें 3 वीडियो हम विस्तार से आपको बता चुके हैं और चौथे इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के तमाम जो देश हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका के हों, लैटिन अमेरिका के हों, यूरोप के हों, एशिया के हों या अफ्रीका के हों, उनके अंदर कैसे जो सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्तियां होती हैं, कैसे उनके ऊपर नियंत्रण या चेक एंड बैलेंस की एक पद्धति के रूप में उनके ऊपर निगाह रखी जाती है और कैसे उनके ऊपर कार्रवाइयां या उनके कदाचार में पाए जाने पर किस तरीके से उनको सजा मिलती है। ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने आपको विस्तार से बता दिया है कि किस तरीके से जजेस केसेस 2 और जजेस केसेस 3 के माध्यम से देश के जो नामचीन वकील थे उन लोगों ने मिलकर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे उनके साथ मिलकर इस एक संवैधानिक संस्था को या परंपरा को उन्होंने डालने का काम किया, जिसकी वजह से पिछले करीब 30 वर्षों में देश ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। जुडिशरी के तमाम फैसलों को लेकर और तमाम जजेस को लेकर भी जो चर्चाएं हुई हैं, आज तक कई जज ऐसे हुए जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाए गए और तमाम दूसरे आरोप भी उन पर लगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई और अगर उनके पास केस भी चले तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आज तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है। इन सब की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का ये तथाकथित कॉलेजियम ही है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर संविधान में जो भी उपबंध थे, जो भी वहां निर्देश थे, उनको ताक पर रखकर ये बना दिया गया 90 के दशक में, जब देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता थी। कोई भी पार्टी सरकार में थी लेकिन वो 250 से ज्यादा उसके खुद के सांसद नहीं थे और गठबंधन की राजनीति की वजह से वो इसका विरोध नहीं कर सके, इसको लेके संसद में कोई भी कानून पास नहीं कर सके। 2014 में जब पहली बार एक मजबूत सरकार आई तो उस सरकार ने इसको सही करने की कोशिश की, लेकिन उस कानून के बनने के बाद और 15 विधानसभाओं से उसको रेटिफाई होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बैठी उसने उसे असंवैधानिक करार दे दिया, जिसकी वजह से आज ये जो हमें देखने को मिल रहा है उसके जड़ में यही सारी घटनाएं हैं। अब आते हैं हम कि दुनिया में बाकी जो देश है उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट के या जो फेडरल कोर्ट के जजों की नियुक्ति वो कैसे होती है, इस पे बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं यूके की। चूंकि हमारी जो ज्यादातर व्यवस्थाएं हैं, चाहे हमारा संविधान हो, ज्यादातर चीजें हमने यूके से ही अपना रखी हैं और चूंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो जुडिशियल सिस्टम तो पूरा का पूरा वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में था। उसमें कुछ नियम बनाए गए थे, संविधान में बहुत सी बातें रखी गई थी, लेकिन उनको भी 90 के दशक में जजों ने अपने हिसाब से और उनके साथ जो वकील थे, जो कुख्यात थे इस तरीके की चीजों के लिए, जो 4 वकीलों के नाम मैं लूंगा, चूंकि जो सेकंड जजेस केस है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे फलियस नरीमन हो, राम जेठमलानी हो, कपिल सिब्बल हो या शांति भूषण हो, प्रशांत भूषण के पिताजी। यूके के अंदर जो जुडिशियल जो जजेस होते हैं, हायर जजेस, उनकी जो नियुक्ति होती है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से होती है और इसमें 15 मेंबर होते हैं। ये 15 मेंबर जो होते हैं वो शॉर्टलिस्ट करते हैं जजों के नामों को और इसको वो आगे भेज देते हैं। इनमें जो 3 तरीके से ये होता है कि इसमें ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी आते हैं, लेजिस्लेचर भी सुझाता है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव भी इन नामों को आगे भेजता है। इसके अलावा जो यूके के अंदर एक और बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो किंग होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो कभी भी हटा भी सकते हैं अगर उनका जो आचरण है वो सही नहीं पाया जाता है। यानी कि यूके जिसके हम सिस्टम को फॉलो करते हैं या जिसके कानूनों को भी फॉलो करते हैं, वहां भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव से ऊपर नहीं होते। एग्जीक्यूटिव उनको चेक एंड बैलेंस का काम करती है और उनके कदाचार को भी अगर देखती है तो उन्हें हटाने का काम भी करती है। अब आते हैं इसके अलावा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता है, सबसे बड़ा देश कहा जाता है, वो है अमेरिका।
अमेरिका में भी एक जुडिशियल कमेटी होती है, उसके माध्यम से सीनेट और दूसरे जो अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी जजों को चुना जाता है और ये इनका एक तरीके से चुनाव होता है सीनेट के अंदर और चुनाव के बाद प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। उस चुनाव में भी जिन लोगों के नाम आगे बढ़ाए जाते हैं उनमें से किसी को भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट, उस नाम को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि अमेरिका में भी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं फेडरल कोर्ट के लिए, उनमें एग्जीक्यूटिव ही निर्णायक भूमिका में होती है, यानी प्राइमेसी में होती है। अमेरिका के बाद अगर बात करी जाए रशिया की, तो रशिया के अंदर एक और सिस्टम है, वहाँ कॉलेजियम सिस्टम तो होता है, लेकिन इस कॉलेजियम के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है और ये चुनाव करते हैं। इसमें जो बार एसोसिएशन भी शामिल होती है, कोर्ट्स के दूसरे लोग भी शामिल होते हैं और चुनाव के बाद कॉलेजियम बनता है और वो कॉलेजियम नाम आगे बढ़ाता है राष्ट्रपति के लिए, जिन लोगों को जज बनाया जाना है, और राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो उन नामों को स्वीकार करे, किसी भी नाम को रोक दे, किसी भी व्यक्ति को जज बनाए या न बनाए। यानी कि रशिया के अंदर भी जो सुप्रीमेसी है या प्राइमेसी है इस पूरे के पूरे मामले में, चाहे अपॉइंटमेंट का मामला हो, चाहे जजेस को हटाने की बात हो, तो वो होती है प्रेसिडेंट के पास में। इसके बाद अगर बात करें यूरोप के दूसरे देश फ्रांस की, फ्रांस में भी यही कुछ सिस्टम है। वहाँ एक हाई काउंसिल होती है जुडिशरी की और इसमें जो जजेस के जो नाम है वो नामित किए जाते हैं और ये अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि प्रेसिडेंट ही अंतिम निर्णायक भूमिका में होते हैं, यानी हेड ऑफ द स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो जज को हटा सकता है और उसको नियुक्त कर सकता है। अमेरिका का एक और दूसरा जो पहलू है वो यहाँ बहुत ज्यादा जिक्र करने के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ तो अगर जज को एक बार अपॉइंट कर दिया जाए तो 65 साल की उम्र तक वो जज बना रहता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर आरोप लगे, इन हाउस कमेटी जांच करती है और वो पद से नहीं हटाया जा सकता। हालांकि एक प्रावधान जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस कॉलेजियम ये नाम को आगे बढ़ा दें और सरकार से ये कहें कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाइए, तब उस स्थिति में संसद के अंदर महाभियोग चलता है और उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है उसका। वो आज तक भारत में किसी भी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। यानी हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति जज नियुक्त हो जाता है, अगर वो हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुआ है तो 62 साल की उम्र तक, और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुआ है तो 65 साल की उम्र तक नौकरी या अपने पद पर बना रहता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है और उसमें भी वो तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसका आचरण सही है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट या जो सरकार है वहाँ की उसके अनुसार वो व्यक्ति अपने काम करने में सही है या कदाचार का दोषी नहीं है। तो ऐसे ही ब्राजील और अर्जेंटीना जो लैटिन अमेरिकी देश है उनमें भी यही स्थिति है कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता ही है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ही उन जजों को हटा भी सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है। और इनमें से किसी भी देश में जजों को इंक्वायरी के खिलाफ या इंक्वायरी से इम्यूनिटी नहीं मिलती है जैसा हमारे देश में मिली हुई है। जर्मनी में भी इसी तरीके की व्यवस्था है, वहाँ जुडिशियल इलेक्टोरल कमेटी होती है जो एडवाइजरी बॉडी है, वो नाम आगे बढ़ाती है, फिर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो नामों को चेक करते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद उसमें से लोगों को सेलेक्ट करते हैं। कमोबेश यही स्थिति साउथ अफ्रीका में भी है। वहां पर 23 मेंबर्स की एक जुडिशियल सर्विस कमीशन होता है, वो जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन ये भी प्रेसिडेंट के अंदर ही काम करता है। इटली के अंदर भी यही स्थिति है। इटली में 15 जजों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती है और इसके जो 15 जज होते हैं वो 3 अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। इसमें 1/3 जो जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 1/3 को पार्लियामेंट नॉमिनेट करती है और बाकी के जो बचे हुए 1/3 है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। यानी इटली में भी इसी तरीके से जजों की नियुक्ति होती है, वहां भी कोई कॉलेजियम नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी कॉलेजियम नहीं है।
कॉलेजियम नाम की संस्था रूस में है, लेकिन वहां जो कॉलेजियम है उसमें जजों की जो नॉमिनेशन होता है वो इलेक्शन से होता है। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहीं भी उदाहरण नहीं है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के जज के खिलाफ कोई आरोप लगे तो जो कॉलेजियम है या जो जजों का ही एक समूह है, कुछ जज मिलकर या सीनियर जजेस मिलकर ये डिसाइड करें कि इस व्यक्ति के खिलाफ जांच होगी या नहीं होगी, और जांच होगी तो जांच भी जजों के द्वारा ही कराई जाएगी। यानी वो अपने ही विभाग से जांच कराएंगे और अपने ही विभाग से निर्णय लिए जाएंगे। यहाँ मुलजिम भी वही है और जो मुवक्किल भी वही है और मुंसिफ भी वही है। ये जो स्थिति है ये पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरतों को लेकर मांगे उठती रही हैं, लेकिन सुधार के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक कॉलेजियम ने जो संविधानेतर पावर हासिल कर ली है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो हासिल कर ली है, उनको न रोका जाए या उनको कम न किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सामने आया तो कपिल सिब्बल उसमें सबसे पहले सामने आ गए और उन्होंने तो कई सारी चीजों पर सवाल उठा दिए। इन हाउस कमेटी की जो रिपोर्ट थी जो सीजीआई ने सार्वजनिक की थी उस पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उस पर आरोप सिद्ध न हो जाए। यानी आप देखेंगे कि हमारे देश में चाहे वकील हो, चाहे जजेस हो, चाहे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या लोअर जुडिशरी के, ये सभी विदेशी जो थिंकर होते हैं, विदेशी लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उनकी किताबों को, उनके वाक्यों को तो कोट करते हैं, लेकिन जो विदेशी सिस्टम में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है किसी भी देश में, उसको अपनाने से ये पीछे हट जाते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया से अलग जाकर एक नए तरीके का सिस्टम विकसित कर दिया जिसमें अपॉइंटमेंट भी यही करेंगे और उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकता है। सरकार के पास केवल इतनी पावर है कि वो उन नामों को देखे और चेक कर ले। इसके अलावा वो उन्हें वापस भेज सकती है, वो भी एक बार। अगर वो दोबारा वापस भेज के लेने के बाद में कॉलेजियम उन नामों में से किसी भी नाम को दोबारा भेजता है तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कि वो उस नाम को स्वीकार न करें। ऐसा दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलता है, यहाँ तक कि चीन में भी ऐसा नहीं है। चीन में तो लोकतंत्र ही नहीं है, उसके बावजूद वहां भी जो जजेस चुने जाते हैं वो पार्टी की जो कांग्रेस है उसी के द्वारा चुने जाते हैं और उनके ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं राष्ट्रपति। किसी भी देश में आज जितने भी देश यूएन के मेंबर्स हैं और उनमें से जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें सबसे बड़ा जो अधिकार होता है या संप्रभुता जो लोगों के तरफ से डेलीगेट की जाती है वो हेड ऑफ द स्टेट के पास होती है। लेकिन भारत में ये अनोखी रीत कह सकते हैं, चलन कह सकते हैं या सिस्टम कह सकते हैं जो कॉलेजियम के जजों ने बना लिया है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जजेस केस सेक्ट 2 और जजेस केस 3 में किस तरीके से संविधान के जो उपबंध थे, जो सेक्शंस थे या अनुच्छेद थे, उनकी अलग तरीके से व्याख्या कर ली गई। उसमें न केवल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके अधिकारों को सीमित किया गया, बल्कि बाकी के जो जजेस थे, हम आपको बता दें कि 1993 के पहले केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम बना था उसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज थे। लेकिन जब 98 में वही केस राष्ट्रपति के रेफरल से सामने आया तो यहाँ पर 2 की बजाय 4 और सीनियर मोस्ट जजेस को रख दिया गया। साथ में सीजीआई उसमें थे और उसके बाद में अगर उनमें से 4 में से कोई भी भावी सीजीआई नहीं है तो एक और जज को उसमें शामिल किया जाता था जो भावी सीजीआई होने वाला है। यानी कि उस स्थिति में कॉलेजियम की संख्या 6 हो जाती है। अब ये कॉलेजियम एक ऐसी संस्था या ऐसा समूह है जो किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं है, केवल अपने प्रति जवाबदेह है। और अगर इससे कोई गलती होती है, अगर इसकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो फिर ये लोग कहीं भी किसी को भी जवाब नहीं देते हैं और ये लोग आसानी से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि कॉलेजियम में जो भी मेंबर्स होते हैं वो साल 2 साल में बदलते रहते हैं। अब आप देखिए कि हाईकोर्ट का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कॉलेजियम था उसकी अध्यक्षता उस समय डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी और उन्होंने जस्टिस जो था ये जिसके घर पे काला धन पकड़ा गया, काला धन जलाया गया, यशवंत वर्मा को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया था।
उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट बुला लिया गया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण हाईकोर्ट माना जाता है, क्योंकि बड़े बड़े ज्यादातर कॉर्पोरेट केसेस यहाँ होते हैं, महत्वपूर्ण केसेस यहाँ होते हैं। और इसलिए ये भी कहा जाता है, अंदर खाने बार एसोसिएशन या वकीलों के बीच में ये भी चर्चा होती है कि सबसे ज्यादा कमाई भी दिल्ली और मुंबई जैसे हाईकोर्ट्स के अंदर ही होती है। अब उस व्यक्ति के घर पे जब काला धन पाया गया, काला धन जलाया गया, तो इस व्यक्ति को फिर से पेरेंट हाईकोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। यहाँ उस सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पे भी सवाल उठते हैं, जिसने इसको इलाहाबाद से पहले दिल्ली बुलाया था, और अब दिल्ली जब ये व्यक्ति फंस गया तो दिल्ली से फिर इलाहाबाद भेजा गया। यानी कि सवाल तो उठ रहे हैं कॉलेजियम के ऊपर, लेकिन सवाल उतने ज्यादा मुखरता के साथ नहीं उठ रहे, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के इस कॉलेजियम पर सवाल उठाने वाले लोग गिनतियों में हैं, उंगलियों पर हैं। ज्यादातर जनता को इस पूरे सिस्टम की जानकारी नहीं है। जिन लोगों को जानकारी है वो वकालत के पेशे में है, और वकालत के पेशे वाला व्यक्ति इस तरीके के मुद्दे उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वकालत तो कोर्ट्स के अंदर ही करनी है। इसके अलावा जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनको जानकारी है वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इसको करने की पावर ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इससे जागरूकता फैलती है और जनता सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से इस पर सवाल उठाती है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल पूछती है, तो निश्चित मानिए इस सिस्टम को भी बदला जा सकता है। हम तो ये कहते हैं कि कॉलेजियम अपना ये डिसाइड कर ले कि वो किस देश के सिस्टम को फॉलो करेंगे। हम नहीं कह रहे कि आप अमेरिका का सिस्टम फॉलो करिए, जहां पर जज को कभी भी हटाया जा सकता है, 3 साल के लिए जज रहता है। हम नहीं कह रहे आप यूके का सिस्टम अपनाइए, रशिया का सिस्टम। आपको दुनिया में जिस भी देश का जो लोकतांत्रिक देश है वहां का सिस्टम फॉलो करना है उसको करिए, लेकिन आपको किसी न किसी सिस्टम को तो अपनाना पड़ेगा। आपकी दुनिया पूरे जो देश है उनसे अलग नहीं हो सकती। बाकी चीजों में आप उनको फॉलो करते हैं, उनको कोट करते हैं, उसके आधार पर फैसले देते हैं। अमेरिका के कोर्ट ने किस फैसले को कैसे दिया है, उसको हमारे देश के कोर्ट उसको फॉलो करके उसी को नजीर मार के और केसेस को डिसाइड कर देते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है, अपने ऊपर कार्रवाई या अपने ऊपर जांच की बात आती है, तो ये जज कितनी आसानी से अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिसका नाम है कॉलेजियम। और इस कॉलेजियम के कवच को तोड़ने की जरूरत है, जिसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो देश की जनता है, क्योंकि भारत के संविधान ने जो संप्रभुता दी है वो देश की जनता को ही दी है। बाकी देशों में भी, लोकतांत्रिक देशों में यही देखने को मिलता है कि जो सॉवरेंटी होती है वो होती पीपल्स के अंदर है, यानी कि पब्लिक के अंदर, नागरिकों के अंदर होती है, और वो उसको अपना जो हेड ऑफ द स्टेट चुनते हैं उसके माध्यम से उसका निर्वहन करते हैं। भारत की जनता भी अपने हेड ऑफ द स्टेट के माध्यम से जो पूरी तरीके से जवाबदेह है, और बिना जवाबदेही के लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार देना अनुचित माना जाता है। जितने भी देशों में क्रांतियां होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि जब भी वहां पर तानाशाही आ जाती है तो जवाबदेही खत्म हो जाती है। और भारत के अंदर ये देखने को मिला है कि आजादी के बाद तानाशाही तो नहीं आई, लेकिन जो सरकार का एक अंग है वो अपने आप को तानाशाही जैसी स्थिति में उसने स्थापित कर लिया है। जी हाँ, ये एक तरीके का ऐसा निरंकुशता है कि जिसमें आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। आपके ही अपने जो समूह के लोग हैं वो आपको नियंत्रण कर रहे हैं, वो आपको नामित कर रहे हैं, और वही आपके खिलाफ जांच कर रहे हैं अगर आप दोषी पाए जाते हैं। तो यही वजह है कि भारत के तमाम कोशिशों के बावजूद जो जजेस हैं वो अपनी संपत्तियां घोषित नहीं करते हैं। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नियम भी बना दिया तब भी उसमें ये रख दिया कि ये स्वैच्छिक है कि कोई जज अपनी संपत्ति घोषित करे या ना करे। यानी कि भारत के जो अन्य नागरिकों के ऊपर कानून लागू होते हैं वो जजेस के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो क्या भारत के में जो लोग जज बन जाते हैं या जो जज बन चुके हैं, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, वो भारत के नागरिक नहीं है? अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। इस बात को इन लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए, और ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब जनता इसके लिए जागरूक हो और जनता इसकी मांग जोर शोर से उठाए। जय हिंद, जय भारत।